तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 3 में से 2 फाइट स्टार्ट हो गई। पहली फाइट में शामिल थे हुन क्यानमू और पिल्टा और ओल्ड एंसेस्टर, जबकि दूसरी फाइट हुनमू और एंसेस्टर साओचन के बीच हो रही थी, जिनकी फाइट हर पल के साथ और भी टेरिफाइंग लेवल पे जाने लगी, जिस वजह से सभी लोग फाइट की रिजल्ट जानने के लिए काफी एक्साइटेड थे। और तभी हुन क्यानमू और पिल्टा और ओल्ड एंसेस्टर एक दूसरे की पावरफुल अटैक के इम्पैक्ट से स्पेस से बाहर आ गए, जहाँ सावन और पैलेस मास्टर के पूछे जाने पे उन्होंने बताया कि उनका मैच ड्रॉ हो चुका है। इसलिए पैलेस मास्टर ने अब सारी उम्मीदें हुनमू से लगा रखी थी ताकि हुनमू किसी तरह से एंसेस्टर साओचन को हरा दे। जबकि दूसरी तरफ सोल फ्रोग काफी गुस्सा होते हुए एंसेस्टर साओचन के ब्लड एक्स से जाकर टकरा गया, जबकि उस टकराव से इम्पैक्ट इतना पावरफुल निकला कि उसने एंसेस्टर साओचन को भी पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। जबकि जैसे एंसेस्टर साओचन ने हवा में किसी तरह से अपने आप को संभाला, ठीक उसी पल एक बर्फीली ठंडी हवा सरसराते हुए उसके पीछे से गुजरी, जैसे कि कोई शख्स उस पर पीछे से अटैक करने वाला हो। जबकि इस खतरे को भापते हुए एंसेस्टर साओचन ने पलक झपकती फुर्ती से अपने शरीर को दूसरी ओर मूव करते हुए अपनी ब्लड एक्स से पलटवार किया, जो किसी जहरीले सांप की डंक की तरह सीधा निशाने पे जा लगा। हालांकि अपनी गजब की सूझबूझ की बदौलत एंसेस्टर साओचन ने पीछे से हुए इस खतरनाक वार को पूरी तरह से रोक तो लिया था, लेकिन जैसे ही एंसेस्टर साओचन ने अपनी ब्लड एक्स की मदद से पलटवार किया, उसी समय एक पावरफुल शॉक वेव निकला, जिसने एंसेस्टर साओचन को दूर पीछे की ओर धकेल दिया। और इस वक्त उनका वो हाथ जिनसे उन्होंने अटैक किया था, उनका पूरा वो हाथ पूरी तरह से सुन पड़ चुका था, जिससे आप लोग ये सोच सकते हो कि यह अटैक कितना पावरफुल होगा। कि इस अटैक से टकराने भर से वो उनका वो हाथ पूरी तरह से सुन पड़ गया, और ये हमला पीछे से करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि हुनमू था। जबकि अपने अटैक को नाकामयाब होता देख हुनमू बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वो सोल फ्रोग के ऊपर आते हुए एंसेस्टर साओचन से कहने लगा, मुझे मालूम है तुम्हारे पास एंशिएंट टाइम की फाइट लड़ने की एक्सपीरियंस है, लेकिन भले ही तुम्हारे पास फाइट लड़ने की पहले की एक्सपीरियंस क्यों ना हो, लेकिन आज की कड़वी हकीकत तो यही है कि ताकत के मामले में मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। इसलिए इस फाइट में मुझे हराना बस तुम्हारे लिए एक सपना है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। और भले ही तुम एंशिएंट टाइम में इस दुनिया के कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल लेजेंड कहलाते थे, लेकिन आज के वक्त में तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तुम पे तरस आ रहा है। और जहाँ तक रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि अब तुम चुपचाप से अपनी हार स्वीकार कर लो, जिससे इस भरे मैदान में तुम्हारी अपनी बच्ची कुच्ची इज्जत मिट्टी में मिलने से बच जाएगी। जबकि दूसरी तरफ हुनमू की बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर साओचन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले, बल्कि वो अपनी जगह पर मजबूती से डटे रहे। जबकि तभी उन्होंने अपनी ठंडी नजरों से हुनमू की ओर देखा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनके चेहरे पे एक भी गुस्से का नामो निशान नहीं था। जबकि तभी अचानक सभी लोग के सामने उनकी बॉडी से निकलने वाली सारी दुई की एकाएक कमजोर पड़ने लगी, लेकिन उन्होंने बिना किसी के परवाह किए अपने दोनों हाथों से ब्लड एक्स को कसकर थामते हुए उसे ऊपर की ओर उठा दिया। जबकि तभी साओचन ने अपनी आवाज में एक अजीब सी खामोशी लाते हुए बेहद शांत लहजे में कहा, मुझे तुम्हारे इस घमंड को तोड़ने के लिए केवल एक ही पावरफुल अटैक करना होगा, उसके बाद मैं भी देखूंगा कि तुम घमंडी कैसे बनते हो। जबकि ये सुनते ही हुनमू को ऐसा लगा जैसे कि उसके तन बतन में आग लग चुकी हो। तभी हुनमू ने बुरी तरह से बिलबिलाते हुए गुस्से में कहने लगा, लगता है तुम अपनी मौत को करीब देखकर पागल हो चुके हो या फिर अपने घमंडी बनने का नाटक कर रहे हो। जबकि ये कहते हुए हुनमू का पूरा चेहरा गुस्से के मारे एकदम तमतमाकर लाल हो चुका था, लेकिन हुनमू अंदर ही अंदर इस बात को अच्छे से जानता था कि एंसेस्टर साओचन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए हुनमू अब पहले से भी ज्यादा चौकन्ना हो चुका था। साथ ही उसने अपनी पूरी दुख को भी एक्टिवेट कर लिया, जो काफी तेज से तूफान की तरह उसकी चारों तरफ घूमने लगी। जबकि मैदान के दूसरी तरफ साओचन ने अपनी ब्लड एक्स को आसमान की तरफ उठा रखा था, साथ ही उसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा धीरे धीरे गायब होने लगा। जबकि कुछ समय के अंदर एंसेस्टर साओचन का ये ऑरा इतना कम हो चुका कि अगर कोई व्यक्ति अपनी खुली आंखों से एंसेस्टर साओचन को अपने सामने नहीं देखता तो उन्हें यही लगता कि एंसेस्टर साओचन इस जगह पे नहीं है। जबकि जैसे एंसेस्टर साओचन का सारा ऑरा स्पेस में पूरी तरह से गायब हुआ, उसी समय अचानक आसमान में चारों तरफ गहरे काले बादल मंडराने लगे। जबकि साथ ही बादलों से निकलने वाले बिजली की आवाज चारों तरफ फैलने लगी। जबकि बिजली की आवाज के साथ ही एंसेस्टर साओचन का दबा हुआ ऑरा एक बार फिर से राइज करने लगा और एक टेरिफाइंग तरीके से उनकी बॉडी से बाहर निकला, जो ऑरा सीधे आसमान के काले बादलों से जाकर टकरा गया। जबकि ये टकराव इतना पावरफुल था कि जिससे कुछ समय के लिए स्पेस भी कांप उठा। लेकिन उस जगह पे मौजूद पावरफुल एक्सपर्ट्स इस बात से हैरान नहीं हुए, बल्कि वो सभी इस बात से हैरान था कि एंसेस्टर साओचन का ऑरा अचानक से इस कदर बूस्ट हुआ कि वो सीधे 5 स्टार डॉसिंग के लेट स्टेज पे जा पहुंचे। जबकि अपने सामने का नजारा देखकर हुनमू भी कुछ समय के लिए शॉक हो गया, और तभी हुनमू का चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ गया, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस जगह पे कुछ ऐसा हो जाएगा। इसलिए हुनमू ने हैरान होते हुए कहा, यह पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि अभी कुछ ही लम्हों पहले उसने खुद अपनी पावर से साफ तौर पे महसूस किया था कि साओचन की असली पावर सिर्फ 5 स्टार डॉसिंग के मिड लेवल तक ही सीमित है। तो फिर पलक झपकती साओचन ने अपनी पावर इतनी कैसी बढ़ा ली, जो बातें उसके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहे थे। जबकि दूसरी तरफ एंसेस्टर साओचन भी अपनी सुलगती हुई आंखों से उसी की ओर देख रहा था। तभी उसने कड़े लहजे में हुनमू से कहा, अब तुम मरने के लिए तैयार रहो। ये कहने के साथ ही एंसेस्टर साओचन ने हुनमू को एक पल का सोचने का भी मौका नहीं दिया, बल्कि जैसे उनकी पावर बढ़ी उसी समय उन्होंने एक पावरफुल अटैक उसकी ओर कर दिया, जो अटैक काफी स्पीड से स्पेस को फाड़ते हुए हुनमू
हुनमो की ओर बढ़ने लगी। जबकि ये नजारा देखकर उस जगह पे मौजूद हर एक इंसान को ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो पूरी की पूरी कायनात पल भर में कटकर दो अलग अलग हिस्सों में बट गई हो। जबकि जहाँ एक तरफ आसमान में घने काले बादल मंडरा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ एक पावरफुल ओरा हुनमो की ओर बढ़ रहा था, जिसके अंदर से मरने या फिर मारने वाला उतारू ओरा निकल रहा था। जबकि दूसरी तरफ बिजली की रफ्तार से अपनी ओर बढ़ते हुए उस जानलेवा अटैक को देखकर हुनमो के भी हाथ पैर पूरी तरह से सुन पड़ गए, क्योंकि इस पल उसके पूरे दिल और दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि उसे इस अटैक से किसी भी तरह से बचना होगा। और इस तरह हुनमो को पहली बार साओचुन से डर लग रहा था, और ये डर ऐसी वैसी नहीं बल्कि मौत का डर था। भले ही हुनमो के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन आखिर वो भी कोई आम इंसान या फिर एरा वगैरह फाइटर नहीं था। इसलिए महज एक सेकंड के भीतर हुनमो ने अपनी पूरे इमोशंस को कंट्रोल कर लिया और अब उसके चेहरे पे डर की जगह एक क्रूर एक्सप्रेशन लेने लिया, क्योंकि इस बात को हुनमो भी अच्छी तरह से जानता था कि इस बेहद खतरनाक और नाजुक मौके पर अगर उसने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी तो आज इस मैदान में उसकी दर्दनाक मौत पूरी तरह से पक्की है। जबकि ये सब सोचते हुए हुनमो ने कुछ ऐसा किया जिस वजह से वहाँ मौजूद अनगिनत एक्सपर्ट्स की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि हुनमो ने बिना एक पल गवाए अपने हाथ सीधे उस सोल फ्रॉग के सिर पर पूरी ताकत से दे मारा, जिससे उस सोल फ्रॉग के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और अगले पर उस मेंढक का बड़ा सा शरीर रफ्तार से पिघलने लगा। यानी कि उस मेंढक का बड़ा शरीर बहुत तेज से धीरे धीरे पिघलने लगा और आखिरी में वो एक गाढ़े चिपचिपे खोलते हुए गोले में तब्दील हो गया। जबकि उस मेंढक को गोले में तब्दील होता देख हुनमो ने बिना देरी किए उस मेंढक को पूरी तरह से निगल लिया। जबकि जैसे ही हुनमो ने उस सोल फ्रॉग को पूरी तरह से निगला, वैसे ही उसके पूरे चेहरे और गर्दन पर नीली और लाल खून की नसें उभर आई, जिसके कारण वो पहले से कई गुना ज्यादा आदमखोर दिखने लगा। जबकि उसके आसपास की दुई की पूरी तरह से किलिंग इंडेंट से भर चुकी थी और ठीक उसी पल हुनमो के गले से एक इंसानी आवाज की बजाय किसी जंगली मेंढक जैसी बेहद खौफनाक भारी आवाज निकली। जबकि हुनमो के ऐसा करते ही नेचर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी सीधे उसके मुंह में जाने लगी और महज एक पल के भीतर ही उसके मुंह से एक बेहद खतरनाक और चिपचिपा खून का गोला बाहर की तरफ निकला, जो बाहर निकलने के साथ ही अपनी पूरी ताकत के साथ एंसेस्टर साओचुन के अटैक से जा टकराया। जबकि उन दोनों ही टेरिफाइंग ताकत के आपस में टकराते ही एक बेहद खतरनाक चमकीली रोशनी चारों तरफ फैल गई। जबकि उस मंजर को देख के ऐसा लगा मानो का पूरा पहाड़ी एक खौफनाक गहरे लाल रोशनी के समुद्र में पूरी तरह से डूब गया हो। जबकि इस अटैक का इम्पैक्ट कमजोर लोगों पे भी पड़ने लगा, लेकिन ये अच्छी बात हुई कि इस जगह पे मौजूद ज्यादातर लोग काफी पावरफुल थे, इसलिए वो सभी समय रहते हुए अपने आप को बचा पाए। जबकि दूसरी तरफ हम सावन और उसके टीममेट को देखते हैं जो भी इस फाइट को देख रहे थे। साथ ही इस फाइट के मैदान से काफी दूर होने के बावजूद वो सभी अपने शरीर पे एक अजीब सा प्रेशर महसूस कर पा रहे थे। साथ ही वो सब ये भी जानते थे कि अगर ये अनकंट्रोल एनर्जी गलती से भी इस जगह पे ब्लास्ट हो गई तो यहाँ मौजूद इन मजबूत पहाड़ों का आधा हिस्सा पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो जाएगा। जबकि ये सब सोचते हुए एंसेस्टर साओचुन के लिए सावन भी थोड़ा परेशान हो चुका था, क्योंकि सावन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस अटैक से एंसेस्टर साओचुन अपने आप को बचा पाएंगे या फिर नहीं। जब सावन इन चीजों के बारे में अपने मन में सोच रहा था, ठीक उसी पल आसमान में मौजूद उस विशाल खून के गोले के बीच से दो धुंधली फिगर एक पावरफुल इम्पैक्ट के साथ पीछे की ओर आने लगे, जो सीधे जाकर दूर मौजूद अलग अलग दो पहाड़ों से टकरा गए। जबकि एक झटके और इम्पैक्ट के कारण वो दोनों ही पावरफुल पहाड़ एक पल में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। जबकि ये नजारा देखकर उस जगह पे मौजूद सभी लोग शॉक हो गए, लेकिन इससे पहले कि लोग अपनी फटी आंखों से कुछ समझ पाते या आपस में कुछ बोल पाते, उससे पहले उन टूटे हुए पहाड़ों के मलबे से दो फिगर बाहर आए। जबकि उन दोनों एक्सपर्ट्स का पूरा शरीर इस वक्त पूरी तरह से खून में लथपथ था। साथ ही दूर से ही देखने से साफ मालूम हो रहा था कि इन दोनों की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं। जबकि इन दोनों की कंडीशन देखकर उनके अपने अपने ट्राइब के लोग काफी परेशान हो गए। जबकि बाकी छोटे बड़े ट्राइब की बात किए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दोनों इस हद तक फाइट करेंगे, कि ये दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। जब किसी शिफ्ट टुकड़म साओचुन को देखते हैं जिन्होंने किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए अपने खून को साफ किया। साथ ही एंसेस्टर साओचुन अपनी पैनी नजरों से हुनमो की ओर देखने लगे। जबकि उनकी खुद की बात किए तो वो पूरी तरह से थक चुके थे। जबकि उनकी पावर की बात किए तो सच में एंसेस्टर साओचुन की पावर 5 स्टार डॉसन की मिड लेवल की ही थी, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपने आखिरी हमले में अपने खून की आखिरी बूंद को भी झोंक दिया था, जिस वजह से वो अटैक इतना पावरफुल बन पाया और एंसेस्टर साओचुन चाहकर भी अब ये अटैक दूसरी बार नहीं कर सकते थे। ये सब सोचते हुए साओचुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, क्योंकि अगर उनका वो पावरफुल अटैक हुनमो को लग जाता तो हुनमो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाता। लेकिन अफसोस की बात बस इतनी रह गई कि हुनमो भी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही शातिर निकला, क्योंकि जैसे उसे मालूम हुआ कि वो इस अटैक से नहीं बच सकता, उसी समय उसने आखिरी मौत के पल में बिना सोचे समझे सीधे उस कॉप इंसेक्ट को निगल लिया, जिसने डिफेंस की तरह उसे आज मरने से बचा लिया। हालांकि उस पॉइजनस इंसेक्ट को अपने जिस्म के अंदर उतारने की वजह से कुछ समय के लिए उसकी पावर काफी हद तक बढ़ गई, लेकिन इस टेक्निक का एक पावरफुल इम्पैक्ट भी था जो हुनमो के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला था, जो ये था कि उस इंसेक्ट के फैले हुए जहर की वजह से हुनमो चाहकर भी अगले कई सालों तक अपनी कल्टीवेशन को 1 इंच तक भी नहीं बढ़ा पाएगा। यानी कि कई साल
सालों के लिए उसकी कल्टीवेशन एक ही जगह पे रुक चुकी है और एक कल्टीवेटर के तौर पर ये बात उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ साओचेन अपने आप को किसी तरह से संभालते हुए सावन और बाकी सभी के पास आ गया, क्योंकि इन दोनों ने अपने आखिरी अटैक में अपनी पूरी पावर झोंक दिया था, जिस वजह से अब इन दोनों के पास ये रत्ती भर भी पावर नहीं बची कि ये दोनों अपनी बैटल को एक बार फिर से स्टार्ट कर सके। जबकि अपने एंसेस्टर की ऐसी हालत देखते हुए सावन ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपने एंसेस्टर को संभाला। साथ ही सावन ने फिक्र जताते हुए एंसेस्टर से सवाल किया कि आप ठीक हैं। जबकि ये कहते हुए सावन ने जल्दी से अपने स्टोरिंग से एक पिल निकाली जो देखने में काफी हाई ग्रेड की और महंगी लग रही थी, लेकिन सावन ने बिना एक पल गवाए जल्दी से एंसेस्टर साओचेन के हाथों में थमा दिया। जबकि एंसेस्टर साओचेन काफी उदास होते हुए उस मेडिसिन पिल को अपने पास रख लिया। साथ ही उन्होंने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जहाँ तक रही इस मैच की बात, तो मेरे ख्याल से मेरी सारी कोशिश नाकामयाब रही, मतलब ये मैच भी पूरी तरह से ड्रॉ हो चुका है। इसलिए अब इस पूरे अलायंस की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि यही आखिरी फाइट फैसला करेगा कि हमारी जीत हो गई या फिर हार। जबकि ये कड़वी हकीकत को सुनकर मार्शल और बाकी सभी सीनियर एल्डर्स बस एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि 3 पावरफुल फाइटों में से 2 फाइट पूरी तरह से ड्रॉ हो चुकी थी, जो अब तक की फाइट के इतिहास में बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन अब मैदान में चाहे अब कोई भी परिणाम बने हो, लेकिन अब सब कुछ इस आखिरी फाइट से टिकी हुई थी, जिस फाइट में सावन पार्टिसिपेट करने वाला था। इसलिए अब सारी जिम्मेदारी सावन के कंधों पे आ चुकी थी, जबकि इस बात को अच्छे से सावन भी समझता था। इसलिए सावन ने अपने एक्सप्रेशन को सीरियस करते हुए एंसेस्टर से कहा आप आराम कीजिए, क्योंकि अब इस आखिरी फाइट में जाने की बारी मेरी है। जबकि इस साइड से बिल्कुल अलग होलोप्सुर का पैलेस मास्टर इस अंजाम से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जबकि तभी पैलेस मास्टर ने गुस्सा होते हुए हुनमु से कहा मैंने तुम्हें से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम मुझे इस हद तक मजबूर करोगे, यानी कि इस अहम मुकाबले में तुम मुझे निराश करोगे। जबकि दूसरी तरफ पैलेस मास्टर की डांटों को सुनकर हुनमु भी गुस्से से लाल हो गया। जबकि तभी उसने पैलेस मास्टर पे गुस्सा करते हुए कहा क्या तुम्हें लगता है कि मैं ट्राइब के प्रति वफादार नहीं हूँ? और अगर तुम्हें मेरी ताकत पे शक है या फिर वफादारी पे शक है तो जाओ और अगली मैच में ट्राई करो। ये कहते हुए हुनमु ने अपना सारा गुस्सा पैलेस मास्टर पे उतार दिया, क्योंकि हार और चोट की वजह से हुनमु अंदर से काफी गुस्से में था, क्योंकि हुनमु न केवल इस फाइट को जीतने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा था, बल्कि उसने इस फाइट को जीतने के लिए अपनी सबसे रेयर चीज यानी कि उस एंशिएंट सोल फ्रॉग को हमेशा के लिए खो दिया। और इन सभी से अलग बुरी बात तो ये थी कि उसे जो इस फाइट से सबसे ज्यादा गंभीर चोटें लगी वो उसकी भविष्य की कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो इन सभी चोटों की वजह से उसे भविष्य में कल्टीवेशन करने में काफी प्रॉब्लम आने वाली थी। जबकि तभी हुनमु ने अपने आसपास के लोग को नजरअंदाज करते हुए बेहद धीमी आवाज में पैलेस मास्टर से कहा मैंने तो इस फाइट की शुरुआत में ही तुम्हें साफ लफ्जों में बता दिया था कि हमें स्काईमेंशन अलायंस पर पूरी तरह से सेना के साथ अटैक करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने अपनी मनमानी करते हुए ये 3 फाइट वाला रूल लागू कर दिया। और अब हम चाहकर भी इस जगह से पीछे नहीं हट सकते, नहीं तो खामखा हमारी काफी बेइज्जती होगी। और जहाँ तक इस आखिरी मैच की बात, तो अगर तुम इस मैच को भी हार गए तो सचमुच पूरी दुनिया के सामने हमारा ट्रैप बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा। जबकि हुनमु की बातों को सुनकर तो पैलेस मास्टर को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी तरह से उसने अंदर ही अंदर अपने गुस्से को शांत करते हुए शांत लहजे में कहा लगता है शायद तुम इस बात को भूल चुके हो कि होलोप्सोल का वजूद हमारे हुन क्लैन के लिए काफी बड़ा है, क्योंकि हुन क्लैन के आगे आने वाले मिशन बहुत ही पावरफुल होने वाले हैं, जिसके लिए होलोप्सोल का सही सलामत में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हम चाहकर भी इस नाजुक मोड़ पर किसी भी बड़े युद्ध में नहीं पड़ सकते। और अगर तुम्हें इतना ही खून खराबा का शोर है तो एक पल के लिए तुम रुक जाओ, क्योंकि जहाँ हमारा जरूरी मिशन एक बार कामयाब हुआ उसके बाद तुम्हें इस दुख कॉन्ट्री में जितना लड़ना हो पागलों की तरह लड़ते रहना, लेकिन तब तक के लिए तुम शांत रहो। जब ये दोनों इस तरह से बात कर रहे थे तभी हम हुन क्यानमू को देखते हैं, जो उन दोनों को टोकते हुए कहा तुम दोनों अभी अपने बकवास बंद करो, क्योंकि इस पूरी लड़ाई का जो भी फैसला निकलेगा वो तुम दोनों के बीच के मुकाबले के बाद ही तय होगा, क्योंकि तुम्हारी और सावन के बीच की यह आखिरी लड़ाई ही इस पूरी फाइट की हार जीत के अंतिम फैसला करेगा। जबकि हुन क्यानमू की बातों को सुनने के साथ ही पैलेस मास्टर ने नोट किया, लेकिन इससे पहले पैलेस मास्टर आगे की ओर बढ़ता उससे पहले हुन क्यानमू ने टेलीपैथी के थ्रू से बोला जाने से पहले मेरी इस बात को गांठ बांध के जाना, वो लड़का दिखने में भले कम उम्र का लग रहा हो लेकिन उसका दिमाग उतनी ही ज्यादा चलता है, और अब तो उसके पास सबसे रेयर चीज यानी कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक जैसी टेरिफाइंग फ्लेम भी मौजूद है, इसलिए इस फाइट में हद से ज्यादा तुम्हें सावधान रहना होगा। जबकि इस चेतावनी को सुनकर पैलेस मास्टर ने अपने होठों को हल्के से चिबाते हुए कहा प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस। ये कहते हुए पैलेस मास्टर की आंखें खुशी से चमक उठी और अगले पल पैलेस मास्टर बिना देरी के सावन की ओर बढ़ने लगा। तभी पैलेस मास्टर ने सावन के चेहरे पे अपनी नजर को टिकाते हुए एक बेहद घमंडी लहजे में कहा मैं भी ये देखने के लिए काफी बेकरार हूँ कि इस दुख कंटेंट की सबसे टेरिफाइंग चीज प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस उस छोटे से बच्चे के पास जाकर कितनी पावरफुल है। यानी कि उसे लग रहा था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस की पावर काफी हद तक कम हो चुकी है, इसलिए सावन उसे रिफाइन कर पाया। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।